Hello guys, welcome back to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. So guys, in the last video we started chapter 4 psychological disorder and we have discussed the topic is the concept of abnormality and historical background. Today in this video we will discuss the topic of model of underlying abnormal behavior. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंसेप्ट ऑफ अबनॉर्मलिटी को समझा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा कि पहले के टाइम में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को किस तरीके से समझा जाता था। जैसे जैसे वेस्टर्न साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, हमने समझा कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल हो रहा है, कौन सा बिहेवियर अब नॉर्मल हो रहा है। जिस तरीके से वेस्टर्न साइकोलॉजी आई और लोगों ने इसको समझना स्टार्ट किया, हमें समझ आने लगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। क्लियर? आई होप आपने वो लेक्चर देखा है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन करें। राइट? सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अंडरलाइंग ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर। ऐसे कौन से फैक्टर है जो लीड करता है अबनॉर्मल बिहेवियर को। तो फर्स्ट फैक्टर की हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल का नाम आता है जिसमें हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है। अगर उन बॉडी फंक्शनिंग में नॉर्मल डेवलपमेंट ना होकर अब नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है या कोई इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहा है, जैसे कोई फॉल्टी जीन्स हो गया, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस हो गए, माल न्यूट्रिशन हो रहा है या कोई इंजरीज आ गई, इसमें हमारे डेवलपमेंट जो बॉडी में हो रहा है वो फंक्शन अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं। क्या ये भी रीज़न हो सकता है अबनॉर्मल बिहेवियर का? क्लियर? समझ में आया? सेकेंड बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। न्यूरोट्रांसमीटर आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब भी कोई डाटा ट्रांसफ़र होता है या कोई मैसेज जाता है, अगर उसमें कोई इम्बैलेंसेस या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो हमें मैसेज अच्छे से सेंड नहीं कर पाता है, जिसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है, जिसके वजह से भी अबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट होता है। क्लियर? इसके अंदर हमने 3 चीज़ें देखी है। जब लो एक्टिविटी टू गाबा, हमें कब डिसऑर्डर के बारे में पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है, बॉडी के अंदर कौन से ऐसे पार्ट है जो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। राइट? तो यहाँ पर बात करते हैं लो एक्टिविटी ऑफ गाबा। गाबा की फुल फॉर्म होती है गामा एमिनोब्यूटिक एसिड। इसकी एक्टिविटी के लो होने से एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। आपके लिए ये न्यू नेम है। इन डिसऑर्डर को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये आपके चैप्टर में है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम से समझना है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? लो एक्टिविटी ऑफ गाबा, जिसके कारण हमें एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। सेकंड बात करते हैं एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन। जब डोपामाइन की एक्टिविटी एक्सेस हो जाए, इंक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर, तो हमें सीजोफ्रेनिया होता है। राइट? सीजोफ्रेनिया को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड बात करते हैं जब सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अगर उसकी एक्टिविटी लो हो जाए तो हमें डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के लिए मैंने एक कॉमन वीडियो बनाई है, वो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं एक्चुअली में डिप्रेशन क्या होता है। राइट? ये टॉपिक भी आएगा आपका डिप्रेशन का, इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? बायोलॉजिकल फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। राइट? सेकंड बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या होगा कि जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमें अपने ग्रैंड फादर के टाइम से उनकी पीढ़ी से चलते हैं हमें जो जीन्स मिल रहे हैं, बट यहाँ पर जो रिसर्चर है, जो साइकोलॉजिस्ट है,
उनको कोई भी ऐसा स्पेसिफिक जीन्स नहीं मिला है जिससे फाइंड आउट हो सके कि इस जीन की वजह से ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। कोई भी ऐसा सिंगल जीन भी नहीं हो सकता कि जिससे हमें फाइंड आउट होए कि इस जीन की वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हो सकता है अगर आपके पेरेंट्स में या किसी टाइम पहले उसमें कोई भी जीन डेवलपमेंट नहीं हुआ है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट आ गई जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। क्लियर? यही है, कोई स्पेसिफिक जीन नहीं है जिससे हमें फाइंड आउट हो सके कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हाँ, कुछ चीज़ों में आपको फॉल्टी चीज़ें आपको मिल रही है आपकी बॉडी में जो आपको पेरेंट्स से मिली हो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ें आप पर आज जाके हैवी हो रहा है। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक है ही नहीं जिससे हमें फाइंड आउट हो सके कि आपका ये ही जीन है, यही सिंगल जीन्स है जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। लेकिन जेनेटिक फैक्टर भी यहाँ पे इतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितने बाकी के फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। क्लियर? थर्ड फैक्टर बात करता है साइकोलॉजिकल मॉडल या फैक्टर, जिसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स या मॉडल को डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल मॉडल क्या कहता है? जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं जो रोल प्ले करते हैं किसका? इंटरपर्सनल फैक्टर में। आपके माइंड के जो फंक्शंस है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं किसके? इंटरपर्सनल फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं मैटरनल डिप्राइवेशन। ठीक है, एक छोटे बच्चे को अपनी मदर से सेपरेट कर दिया जाए तो उस बच्चे में क्या है? अपनी मदर के प्रति वार्म नहीं होगा, लव क्रिएट नहीं होगा। वो हमेशा क्या करेगा? अपनी मदर के लव के लिए हमेशा क्या करेगा? उसको एफोर्स करेगा कि मुझे अपनी मदर का लव मिले। अगर शुरू से हम अपने एक बच्चे को अपनी मदर से अलग कर रखें, सेपरेट रखें, तो यहाँ पर क्या है, क्या क्रिएट हो जाएगा कि धीरे धीरे वो अकेलापन रहने लग जाएगा, है ना। वो फील करेगा कि मुझे कोई लव नहीं करता है, मुझे कोई केयर नहीं करता है। ही फील आइसोलेटेड एवरी टाइम, ईच टाइम, राइट। सेकेंड बात करते हैं फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या होता है? अगर बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर लव, ओवर केयर मिल जाए, जिसकी वजह से ही मतलब यहाँ पर बच्चे को कभी भी किसी भी टाइप का कोई डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा है। ठीक है, उसको इतनी केयर मिल रही है, ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं चीज़ों के लिए, ओवर प्रोटेक्टिव है, कहीं जाना हो तो इतनी केयर करेंगे, जितनी केयर नहीं करनी चाहिए उतनी ही केयर करेंगे, जिसकी वजह से एक चाइल्ड का सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाता है। क्लियर। थर्ड बात करते हैं माल एडप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है? अगर आप फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, राइट कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, डिसिप्लिन ही नहीं है, तो बच्चे के माइंड पर वो चीज़ें अफेक्ट करेगी। कहीं ना कहीं वो आइसोलेटेशन में चला जाएगा। अगर आइसोलेशन में जाएगा तो बहुत सी चीज़ें उसको ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा। लेकिन मेरी कोई प्रॉब्लम है, कोई मुझे लव नहीं करता है, या मैं ही ऐसा हूँ, क्या मैं बुरा इंसान हूँ? इस तरीके से बच्चे के अंदर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो बच्चा क्या करेगा? फाइट करेगा, एंगर शो करेगा, इस तरीके से बिहेवियर शो करने लग जाएगा है, वो आइसोलेट फील करेगा। इसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? ये तीन चीज़ें यहाँ पे बात की गई है मैटरनल डिप्राइवेशन में। अगर उसको बिल्कुल ही लव ना मिले, या फिर ओवर लव या मिल रहा है, या फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, ये तीनों फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। क्लियर? सेकेंड मॉडल की बात करते हैं हम। साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर फर्स्ट मॉडल आता है साइकोडायनेमिक मॉडल। साइकोडायनेमिक मॉडल हमने कहाँ पढ़ा था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये मॉडल
किसने दिया था, राइट। तो साइकोडायनेमिक मॉडल फ्रॉइड बताते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में बात की थी हमने। इसका मॉडल पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर 2 में, पर्सनालिटी चैप्टर में, राइट। फ्रॉइड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। हर पर्सन में ये 3 इंटरनल फोर्सेस होती है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ईगो, सुपर ईगो। इन्होंने बात की है इंटरनल फोर्सेस की जो अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, जिसके लिए हम अवेयर नहीं होते हैं, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। आपको पता होगा ईड क्या है, मैं एक वन वर्ड में डिफाइन कर दूं। ईड क्या होता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, जैसे कि कोई पेन लेना है तो ईड कहेगा मेरे को ये चीज़ लेनी है। फिर ईड क्या बोलेगा, ईगो से, ईगो कहेगा कि देखते हैं ये पेन तुम्हारी नीड है या नहीं है, चलो चेक करते हैं। फिर सुपर ईगो इन दोनों को क्या कहता है, इसका ऊपर सुपर ईगो होता है। अगर ये सुपर ईगो चाहेगा कि तुम्हें ये चीज़ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये आपको बताएगा कि पेन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ फ्लो में चल रही है, ठीक है, ईड, ईगो, सुपर ईगो फ्लो में चल रहा है, तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अगर इनमें कोई इम्बैलेंस आ जाए, इनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो आपको अबनॉर्मल बिहेवियर को लीड करेगा, कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। क्लियर, आ गया समझ में, कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ तक, क्लियर। नेक्स्ट बिहेवियर हम बात करते हैं बिहेवियर मॉडल। साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हम सेकंड मॉडल की बात करेंगे, बिहेवियर मॉडल। बिहेवियर मॉडल क्या कहता है कि हम नॉर्मल और अब बिहेवियर दोनों को लर्न करते हैं, राइट। बिहेवियर क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, कैन बी चेंज इन योर बिहेवियर, है ना। जो भी चीज़ हम लर्न करेंगे उसके वजह से जो बिहेवियर में चेंज आएगा उसको हम लर्निंग कहेंगे। ये चैप्टर 6 लर्निंग में क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था, राइट। जहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या कंडीशन के साथ लर्निंग करवाई गई कि कंडीशन जिस टाइम पे आपको फूड दिया गया है उसी टाइम पे आपको हंग्री फील होगी, राइट। फिर वो कंडीशन से क्या अनलर्न करवा दी, जैसे कि बेल ना बजा के उसको बहुत टाइम से हंग्री रखा बट वहाँ पे अनलर्न हो गया, वो भूल गया, राइट। हम बोल सकते हैं ये होगी क्लासिकल कंडीशनिंग, जहाँ पे हम अबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों को लर्न कर सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, जहाँ पर आपको रिवॉर्ड देकर आपसे काम करवाया जाए। जैसे कि अगर आपने आज 1 पेज में आपने पूरा एक ऐसे लिखा है तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 1 पेज का पूरा ऐसे कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड में आपको चॉकलेट मिलेगी, जिसकी वजह से वो क्या है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग में क्या है, इसमें हम इमिटेटिंग की बात करेंगे, किसकी, इमिटेशन की, जहाँ पे हम दूसरों को देखकर उस बिहेवियर को कॉपी करते हैं, है ना। कोई पर्सन जैसे हेयर स्टाइल आजकल साइड कट वाला चला, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, देखें आपने उसको देखा और वैसा का वैसा बिहेवियर आपने किया, वैसा का वैसा हेयर स्टाइल बनाया, तो ये क्या है, इमिटेशन, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों बिहेवियर को लर्न करेंगे। हो सकता है वो लर्न किया है वही बाद में हम अब नॉर्मल भी कर सकते हैं, लर्न करके हम भूल भी सकते हैं। क्लियर, आ गया समझ में, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड मॉडल की बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर के, कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल में क्या है, हमारे कॉग्निशन में किसी भी तरह का फॉल्ट आ गया, जैसे यू थिंकिंग, प्लानिंग, ठीक है, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में करते हो। जस्ट एग्जांपल, राइट। आपको करियर बनाना है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल 10th क्लास का
आपकी पास आउट हो चुकी है, अब आप 11th में आ गए हो, तो आपको क्या करना है, अपने करियर के लिए प्लानिंग करनी है कि मुझे आगे क्या बनना है, और जो मम्मी मुझे बनना है उसके लिए मुझे अपना कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। उसके लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करूं, उसमें भी आप प्लानिंग करते हो, जिससे मैं अपने आगे आने वाले फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकूं, राइट। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो या फिर आप अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं अगर उनमें कोई भी अबनॉर्मलिटी आपको दिखती है, तो वहाँ पर क्या है, लीड टू अबनॉर्मल बिहेवियर। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, राइट। समझ में आया यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हम साइकोलॉजिकल मॉडल्स के 4th मॉडल की भी बात करते हैं, क्लियर। सो गाइस, 4th मॉडल आता है ह्यूमनिस्टिक एक्विटेंशियल मॉडल। ह्यूमनिस्टिक एक्विटेंशियल मॉडल क्या कहता है, जहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, गुडनेस है और अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ फुलफिल चाहता है, या उसने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पा लिया है, वो एक ह्यूमनिस्टिक मॉडल की तरफ रोल प्ले करता है, क्लियर। वहीं पर एक्विटेंशियल मॉडल क्या चाहता है, अगर आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, अगर आप अपनी गुडनेस को नहीं पहचान पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर पा रहे हो, एम्प्टी हो, इनऑथेंटिक हो, और आपके जो बॉडी जो माइंड के फंक्शन है कहीं ना कहीं वो डिसफंक्शनल हो रहे हैं, राइट। जो लाइफ का आपका पर्पस है, लाइफ का आपका कोई भी गोल है, अगर आप उसको किस तरीके से पूरे कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके एक्विटेंस पे, क्लियर। 4th मॉडल बात करता है हमारा सोशो कल्चर मॉडल। सोशो कल्चर मॉडल क्या कहते हैं कि आपकी सोसाइटी, आपका फैमिली स्ट्रक्चर, आपका कल्चर और आपके सोसाइटी में लोगों के साथ जैसे बिहेव है, वो बिहेवियर, वो डिसिप्लिन, वो इन्वायरमेंट आपका डिसाइड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, किस तरीके का इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, आपकी सोसाइटी में एक वेल डिसिप्लिन बिहेवियर होता है, राइट। एक दूसरे के पर्सन की बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाई जाती है या एम्पैथी को दिखाई जाती है। अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उनके साथ बातचीत की जाती है, क्या इसके पूरी जो भी इवेंट हुआ है उसकी सारी साथ सिचुएशन के साथ उसके साथ रहता है, सपोर्ट करते हैं और कोऑपरेट होते हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन की मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। एक ये चीज़ हम सिनेरियो मान के चलते हैं। सेकंड सिनेरियो आता है कि आप ऐसे सोसाइटी स्ट्रक्चर में रहते हो जहाँ पर पर्सन के वैल्यूज़ की, उसकी एक्विटेंस की कोई वैल्यू ही नहीं करता है। कल्चर ऐसे जहाँ पर किसी भी पर्सन को कुछ भी बोल दिया जाता है, उसकी सोसाइटी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कहीं ना कहीं उसका जो बिहेव रिलेशनशिप फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। वो पर्सन हमेशा ही क्या करता है, एक आइसोलेटेड फील करता है, उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता है, कहीं भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, कोऑपरेटिव नहीं है, उसको कभी भी अच्छा फील नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आइसोलेटेड में चला जाता है और कहीं ना कहीं लीड करता है अबनॉर्मल बिहेवियर को। क्लियर आ गया समझ में? इसकी डिटेल जो है आप बुक में अच्छे से पढ़ लेना, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट मॉडल है डाइथेस्टिव स्ट्रेस मॉडल। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, ये बायोलॉजिकल है कहीं ना कहीं, और इन 3 कंपोनेंट के थ्रू हम इस मॉडल को समझते हैं। फर्स्ट मॉडल कहता है कोई भी बायोलॉजिकल अपसेंस आ जाता है मे बी इनहेरिटेड, फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं, और सेकंड रिस्क कोई फैक्टर है। थर्ड बात करता है पैथोजेनिक स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल अगर आपको फीवर है, ठीक है, आपने कहा कि मेरी बॉडी में पेन है, आई बर्न कर रही है और मेरी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा रेस्ट में नहीं जा रही है, बहुत ज़्यादा मुझे टायर्ड फील कर रहा हूँ, राइट।
आपने सोचा आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको फीवर है, आपने ये चीज़ मान ली, ठीक है। जैसे आपने इसको रिस्क लिया, मुझे फीवर हो चुका है, आपने इस चीज़ का रिस्क लिया। थर्ड बात करते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया या स्ट्रेस आया, तो ये आप क्या बोलोगे, पैथोजेनिक स्ट्रेस कहोगे। क्लियर, फीवर हो रहा, आप दवाइयाँ ले रहे हो इंजेक्शन भी, आपका हाई लेवल का फीवर हो गया, फिर मुझे आपने इंजेक्शन लिए, दवाइयाँ ली, और आपने यहाँ पर ये रिस्क लेकर माना कि मुझे फीवर है। क्लियर, आ गया समझ में। ये सारे मॉडल्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। मैं इन शॉर्ट में बताती हूँ। हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल मॉडल, सेकंड हमने किया जेनेटिक फैक्टर, थर्ड हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात की थी, जिसमें हमने कौन कौन से मॉडल पढ़े, साइकोडायनेमिक मॉडल पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा कॉग्निटिव फैक्टर, थर्ड हमने पढ़ा बिहेवियर, फोर्थ हमने कॉग्निटिव, एंड फिफ्थ हमने पढ़ा ह्यूमनिस्टिक एफिशिएंसी मॉडल। ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर 5 मॉडल आते हैं। फोर्थ हमने बात करी सोशो कल्चर मॉडल, एंड फिफ्थ हमने लास्ट बात करी डायथेटिक स्ट्रेसफुल मॉडल। आई होप आपको ये मॉडल, ये फैक्टर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।